नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश करगिल विजय दिवस। और करगिल विजय दिवस 25 साल पूरे, एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस युद्ध में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अथात और काफी जनहानि रही, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने के लिए इस साहस का परिचय देना भी बहुत जरूरी है। तो आज कारगिल विजय दिवस पर हम इतना ही कहेंगे कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे यूं ही मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी शामिल है। हमारे साथ उस वक्त युद्ध के 2 स्टार इस वक्त हमारे साथ में हैं। ब्रिगेडियर अजीत सिंह साहब हमारे साथ में हैं और कर्नल वीएस बालोटिया साहब हमारे साथ में हैं, जो पूरा उस वक्त जब युद्ध चल रहा था, हम कोसों दूर ये कहूं कि सुकून की सांस ले रहे थे। ये योद्धा वहां मातृभूमि के लिए जंग लड़ रहे थे। उस वक्त के जो तस्वीरें हैं, कुछ हालात जो हैं, कितने जवान शहीद रहे, क्या पोजीशन रही, ये तमाम चीजें, कुछ वेपन्स हमने वहां से पाकिस्तान के जो कैप्चर किए वो भी आप डिस्प्ले में, ये वो कारगिल द्रास के अंदर अभी कारगिल वार मेमोरियल बना हुआ है, उसमें आज भी डिस्प्ले किए हुए हो तमाम वहाँ के जो गन है, उनके टैंक्स हैं, जो भी असला वहां से बरामद किया गया था, वो तमाम चीजें। खैर चलिए, मैं अजीत सिंह साहब के पास में और बालोटिया साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो आप निश्चित रूप से हम आपको सैल्यूट करते हैं, जय हिंद करते हैं कि ये युद्ध आप जैसे वीरों की वजह से ही देश ने जीता। और मैं अजीत सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, ये मौका है, 25 साल पूरे हुए हैं और आज हम याद कर रहे हैं उन वीरों को, उन सपूतों को, उस युद्ध को, जो मुझे लगता है कि प्रेरणा भी देता है कि हमारे जांबाज किसी भी तरह की कोई विषम परिस्थितियां हो, उनसे लड़ने के अंदर पूरी तरह से हुनरमंद हैं। हौसला इतना है कि उड़ान के लिए बस पंख मजबूत है तो हम उड़ भी सकते हैं। मैं अजीत सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, कैसे ये वाकया, ये किसी से छिपा नहीं है कि गडरिया आए, उन्होंने सेना को बताया, फिर पेट्रोलिंग टीम गई, ये सब चीजें सब देखे में मैं आपसे वो दृष्टांत जानना चाहूंगा। सर, किस तरह से आप लोगों ने चढ़ाई की, युद्ध कैसे जीता? सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को सबको जो है, और जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करना चाहता हूं। और आज का दिन ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज से 25 साल पहले हम लोग ये युद्ध हमने ये लड़ा और इसमें कामयाबी हासिल करी। ये जो युद्ध है, ये कोई आसान युद्ध नहीं था। और इसको जो हमारी जमीन के ऊपर पाकिस्तानियों ने कब्जा किया, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का एक काम किया। जी, अजीत सिंह साहब, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है, मैं वापस जी कंटिन्यू करिए सर। नहीं किया, विषम परिस्थितियों के बाद मजबूरन हम लोगों को उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से हमने बटाली के सेक्टर में हमारी पलटन ने उनके ऊपर हमला किया, तो वो एक बहुत ही कठिन दौर था, आसान नहीं था। जैसा कि आपको मालूम है कि बटाली का एरिया वो द्रास के इलाके से भी बहुत ज्यादा कठिन है। वहाँ के जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत हाई हैं, और जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो काफी कठिन है। और जो रोड हेड है, जहाँ सड़क से लड़ाई का इलाका, तकरीबन 2 दिन पैदल चल करके आप उस स्थान पर पहुंच सकते हो जहां से आपने दुश्मन के ऊपर हमला करना है। तो ये जो हमला है, ये रात में ये शुरू हुआ और फिर अंधेरे के अंदर आपने दुश्मन के द्वारा हमारे ऊपर सीधा फायर करना, उनके तोपखाने का फायर हम लोगों के ऊपर गिरना, ऑक्सीजन की कमी, रास्तों
कोई रास्ता या पगडंडी का नहीं होना, बर्फ और बारिश की मार, और इस प्रकार से, और जो सीधी चढ़ाई है वो हम लोगों को चढ़नी पड़ी। तो मैं उस समय चार्ली कंपनी का कमांडर था, 22 ग्रेनेडियर्स मेरी पलटन का नाम है, और ये चार्ली कंपनी एक मुसलमानों की कंपनी थी जिसको मैं लीड कर रहा था। तो हमारे मन के अंदर ये था कि चाहे कुछ हो जाए, ये हमला हर हालत में कामयाब होना है, क्योंकि उस पूरे बटालिक के इलाके में ये खालूबार रिज जो है वही एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि अगर ये खालूबार रिज के ऊपर बैठा हुआ दुश्मन नस्तनाबूद हो जाए तो पूरा खालूबार का इलाका, पूरा बटालिक का इलाका वो दुश्मन से निजात पा सकता है। और मुझे खुशी है कि कर्नल बलोचिया साहब जो आज हमारे साथ हैं, ये 12 जैकलाई के कमांडिंग ऑफिसर थे, और हमारे हमले के अंदर 22 ग्रेनेडियर्स की 4 कंपनियां और इनकी 2 कंपनियां हमारे साथ में थी, और हमने मिल करके ये चोटी के ऊपर पहुंचने का काम किया। और उसके बाद ये 4 जुलाई तक, यानी कि 96 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसके अंदर बहुत सारे जवानों को शहादत हासिल हुई, और ये हमने वो इलाका जो है वापस से दुश्मन से लिया। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, बालोटिया सर के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर ये मिलकर युद्ध लड़ा गया, मैं थोड़ा सा मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि विषम परिस्थितियां कैसी थी हमारे यहाँ पे। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी उस वक्त में, क्योंकि मुझे भी अभी जो सामने आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये मैं जब लद्दाख गया था तो आर्मी के उसी पे ही हम लोग वहां पे गए थे। ये श्रीनगर से लद्दाख को जो जोड़ने वाला, लेह को जो जोड़ने वाला रोड है, ये सबसे बड़ा रसद सप्लायर था उस वक्त के युद्ध का। और जो मुझे जानकारी मिली कि हमला लगातार उस रूट पे भी किया जा रहा था, जोजिला से जो निकलने वाला रूट था उस पे भी हमले हो रहे थे। तो यानी कि वहां से रसद लेकर के जाना या गोला बारूद लेकर के जाना वो भी सुरक्षित नहीं था। स्थितियां कुछ इस तरह की बन रही थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन पहाड़ पे बैठा हुआ है, आप नीचे से अगर ऊपर से पत्थर भी आता है तो लगता है कि गोला आ रहा है, आप नीचे से ऊपर उस चोटी पर फतेह करने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुछ पार्ट ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजिकली भी आप एक ब्लाइंड तरीके से युद्ध लड़ते हैं कि आपको उस चोटी पे जाना है और अपनी ताकत का एहसास उसी तरह से कराना। ऊपर से अगर कोई, क्योंकि ऊपर से नीचे टारगेट करने में थोड़ी सहजता होती है, बालोटिया साहब इसको बहुत बारीकी से समझाएंगे। सर ऊपर दुश्मन, नीचे से आप लोग अटैक कर रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल था और किस तरह से फतेह किया? देखिए योगेंद्र जी, आपको तो शायद पता होगा, बट मैं दर्शकों को 1-2 मिनट लूंगा ये बताने के लिए कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। आपको पता है कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर होती है और J&K में ये लाइन ऑफ कंट्रोल थी। तो जो ये रिज की बात कर रहे हैं, जो लगभग 100 से 1.5 किलोमीटर है, काबुल गली और जोजिला से आगे यालदोर अपना चोरबाटला तक है। इसमें सर्दियों में हम अपना थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर नीचे आ जाते थे, पोस्ट छोड़ के पाकिस्तानी भी नीचे चले जाते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो उतना आसान नहीं होता था हमारा ना। लेकिन उस दौरान में 98 के नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तानी जो हमारी खाली की पोस्टें थी उसमें आगे बैठ गए। तो पहली बात तो ये है कि ये नॉर्मली ऐसा जो एडवेंचर किया है इन्होंने, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं था, ये एक प्रकार का धोखाधड़ी थी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। और जब मई में हमें पता चला, इंडियन आर्मी को पता चला कि हमारी वो खाली की हुई जगह है, उनमें पाकिस्तानियों ने बंकर बना लिए हैं और वो हमारे एरिया में आ गए, तो जाहिर है उनको खदेड़ना तो था ही था। पाकिस्तान का संभवतः एम ये रहा होगा कि मई जून तक हम इनको देखेंगे, फिर बाद में अगर सर्दी पड़ गई तो ये रास्ता ही इनका ब्लॉक हो जाएगा, फिर इनको शायद यहाँ से जाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं आप कितना कठिन था। तो नॉर्मल जो भी कोई लड़ाई होती है उसमें प्लेन में एक इसके बटालियन के एरिया को जीतने के लिए 3 बटालियन चाहिए होती हैं। मतलब आपको अगर 850 बंदों ने कोई एरिया ले रखा है तो उसको लगभग आपको 2500 बंदे उनको जीतने के लिए चाहिए। लेकिन माउंटेन में इसका 3 गुना और फालतू होता है। कहने का मतलब ये है, अगर 1 बटालियन का एरिया था तो उसको जीतने के लिए हमें 9 बटालियन चाहिए थी। जबकि यहाँ पहली बात तो यही संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर 5 नदर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान की थी 1 बटालियन,
और उसको टैकल करने के लिए यहाँ केवल एक ब्रिगेड ही मिला हुआ था, 3 इन्फेंट्री बटालियन ही थी। तो ये एक बहुत कम नफरी थी। नंबर 2, हम जो है बिल्कुल बिना किसी प्रिपरेशन के हम तो सीधे खुले में चल रहे थे और हमारी दिन की एक्टिविटी लगभग 0 थी। दिन में हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, या तो किसी पत्थर के पीछे नीचे रहते थे या किसी जमीन के घुमाव के अंदर, जमीन के छुपाव के अंदर रहते थे। जो भी कोई एक्टिविटी होती थी वो रात को ही होती थी, क्योंकि दिन में वो एक्टिविटी हमारी सामने देख रहे हैं सब कुछ। हमारे को स्नाइपर फायर मार सकते हैं, डायरेक्ट फायर मार सकते हैं, मोटर फायर हमारे पे डाल सकते हैं, आर्टी फायर डलवा सकते हैं। तो कहना यह कि दिन में कोई हरकत मुमकिन नहीं थी, मुनासिब नहीं थी। वो रात को अटैक होता था। रात को अटैक दुश्मन को जो डिफेंस में है उसको बहुत आसान है, क्योंकि वो तो अपनी जगह में बैठा हुआ है, उसकी खुद की तैयार की हुई जगह में बैठा हुआ है। जबकि अटैकर को रात को चलना पड़ रहा है, और वो चलना भी अननोन टेरिटरी है। आगे क्या पत्थर आना है, क्या खड्डा आना है, कैसे आना है, वो सब हमें मालूम नहीं होता था। और वो हमें देखते हुए हमारे पर डायरेक्ट फायर करते थे, आर्टी फायर करवाते थे, मोटर फायर करवाते थे, मशीन गन फायर करवाते थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था, और दुनिया में शायद इस ऊंचाई पर इतना बड़ा बैटल, इतनी बड़ी लड़ाई आज तक दुनिया में किन्हीं भी 2 देशों के बीच में नहीं हुई है। ये भी ऑन रिकॉर्ड है जी। तो उस हिसाब से ये मैं कहूंगा काबिले तारीफ थे हमारे जवान, जो इस मुकाबले को इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमला जारी रखा। और वो जो पोस्ट हमें हासिल करने के लिए हमें नुमाइंदे हमें बनाया गया था, उनको हमने हासिल किया और उनकी कैजुअलिटीज हुई। और ये शायद हर एरिया में यही सफलताएं पाकिस्तान को पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, और यही बड़ी वजह रही कि आज हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, 25 साल पूरे कर रहे हैं। ये बात सही है। मैं एक बड़ा फैक्ट और बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो युद्ध लड़ा गया उस समय हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स थे, उनकी एवरेज एज की अगर हम बात करें तो बताई जा रही है कि 20 से 24-25 साल। और जब सामने दुश्मन पर जिस तरह से टूट पड़ रहे थे, जिस तरह की ट्रेनिंग्स दी गई, वो एक बड़ा कारण था। और ये बात भी सही है कि जब बात आती है तिरंगे की और माँ भारती की, तो कोई ये नहीं परवाह करता है कि मैं कहाँ पे हूँ और किस तरह से। मैंने जैसे पहले भी कहा, मिस्टर बालोटिया ने जो बताया कि वहाँ की जो स्थितियां थी वो इसी तरह की स्थिति थी कि ब्लाइंड बैटल था एक तरह से, ये कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, आगे क्या पोजीशन है, हम रात भर में उस टारगेट तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वहां पे कहीं खाई तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है, बर्फ है तो कहीं वहां चले तो नहीं जाएंगे नीचे। बहुत सारी चीजें थी, और चढ़कर के ऊपर तक जाना, ऑक्सीजन लेवल, तमाम जो चीजें हैं वो बड़ी विषम और विपरीत परिस्थितियां थी। लेकिन ये जंग जीतना भी बहुत जरूरी था, और ये जंग जीती उसी साहस के बदौलत, उसी हौसले के बदौलत। मैं एक बार वापस रुख करना चाहूंगा जी सिंह साहब का। सर सहज नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं वहां की जो भौगोलिक स्थिति देखी है, सामने पहाड़ियां भी दिख रही हैं, ये दिखने में ये हजारों मीटर ऊपर है, फीट ऊपर है, और नीचे से हमारी सेना मोर्चा ले रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां तक पहुंचना, वहां चढ़ना, और फिर उसके बाद में इस युद्ध भूमि में फतेह करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं वापस बालोटिया साहब का रुख करना चाहूंगा। और सर विषम परिस्थितियां, तमाम चीजें मैं वहां से जो शूट करके लाया था, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हमें ये भी बताना होगा सर कि लड़ाई केवल द्रास और कारगिल में नहीं, कारगिल तो क्योंकि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट क्योंकि वहां पे 2 ही जिले हैं, तो लेह है या कारगिल है। 2 जिले होने की वजह से नाम इसको शायद कारगिल इस वजह से दिया कि बड़ा स्पोर्ट कारगिल ही है। अदरवाइज कारगिल तो एक शहर है, उसके नीचे द्रास, जोजिला और बटाली, तोलोलिंग, ये जो सेक्टर है, ये रणभूमि के मेन पॉइंट्स थे। तो द्रास मेजर पॉइंट था। आप लोग जिस दिशा से गए वो द्रास से कितना दूर और कितना डिफरेंट था? या आपने ठीक बताया, जो मेजर जो लड़ाई का पोर्शन था वो कारगिल के इर्द गिर्द ही था। कारगिल तो एक शहर ही था, कारगिल के ऊपर कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, कारगिल के ऊपर फायर जरूर रहा था। लेकिन जैसे ही आप जोजिला क्रॉस करते हैं, उसके बाद में मस्को वैली आती है, फिर द्रास आता है, फिर कारगिल आता है, और बटालिक सबसे एंड में आता है। बटालिक के बाद में बीच में फिर गैप है, और फिर ये एक चोर बाटला के बाद में सब सेक्टर वेस्ट था, वहां पर भी कारगिल में लड़ाई हुई थी।
लेकिन वो उसका स्केल उतना नहीं था जितना इस जगहों पर था। तो यहाँ पर जो रोड हेड से कारगिल से जो लड़ाई की जगह थी, कोई 20 किलोमीटर थी, कोई 30 किलोमीटर थी, कोई 40 किलोमीटर थी, और रोड हेड से सबसे ज्यादा दूर जो लड़ाई का क्षेत्र था वो बटालिक एरिया में था। आप जो दराज से या मस्को से या कारगिल से जो हम टोलोलिंग और इस एरिया को, टाइगर हिल वगैरह को, इसको तो रोड हेड से ही देख पाएंगे, लेकिन जो बटालिक के अंदर जो एरिया जिसमें लड़ाई जारी थी वो 15-20 किलोमीटर तक अंदर था। और उस हालात में मतलब वहां पहुंचना भी मुश्किल होता था। 2 से 3 दिन तक तो वहां पर ट्रेवलिंग टाइम भी लग जाता था, लॉजिस्टिक भी उतने ही डिफिकल्ट थे, और एनिमी का फिर उसी ढंग से फिर टैकल करना भी वही विषमताएं थी वहां पर। तो कंपेयर्ड टू लेट्स से मस्को, दराज एंड कारगिल से जो जुड़ा हुआ एरिया है, उससे बटालिक का जो युद्ध था वो ज्यादा विषम था, ज्यादा कठिन था और ज्यादा तकलीफ भरा था। जी बिल्कुल, मैं वापस अजीत सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजीत सिंह साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी मुझे सुन ले रहा है। जी जी, आवाज आपको आ रही है? मैं सुन पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। मैं आपके पास में आना चाहूंगा सर, क्योंकि देखिए युद्ध भूमि में हम लोग तो कोसों दूर रहते हैं, वहां से जो फीडबैक मिलता है कि हाँ लड़ाई, अब तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब तो एक दर्शनीय स्थल भी बन गया, वार मेमोरियल है, वहां जाते भी हैं लोग, और क्योंकि रूट पे ऑन द वे पड़ता है, तो इस वजह से जो भी श्रीनगर से और ले के लिए जाता है वाया जोजिला, खैर रास्ता भी वही है, तो हर कोई उधर से निकलता है तो वार मेमोरियल जरूर जाना चाहता है। वहाँ पे जो कैप्चर्ड वेपन्स है पाकिस्तान से जो लिए, उनकी जो स्थितियां थी, कैसे टैंक्स थे उनके, कैसे बंकर्स भी वहाँ पे आप लोगों ने जो कैप्चर किए, वो सब चीजें डिस्प्ले की हुई है, कैसी गन्स थी उनकी, कैसे मोर्टार थी उनकी, तमाम चीजें उनकी वेपन्स जो है वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था तो वहाँ पे कोई ऐसे उनके व्हीकल्स तो कैप्चर हो नहीं सकते थे, लेकिन हाँ वेपन्स जो उनके कैप्चर किए। सर ये एक युद्ध की एक स्थिति बनती है, ये कितना विषम तो आपने बिल्कुल निश्चित रूप से बताया, लेकिन स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो, क्योंकि युद्ध का एक महत्वपूर्ण, मैं आपसे जब मिला था पहली बार तो उस समय आपने बताया था कि एक रणनीति का हिस्सा भी होता है, कि आपकी रणनीति भी एक, केवल यही नहीं है कि हम गोला बारूद लेकर के युद्ध की चढ़ाई कर रहे हैं, तो एक रणनीति भी बनानी होती है, उसमें अगर कहीं चूक होती है तो जान जा भी सकती है और सामने वाले की ले भी सकते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट था सर, स्ट्रेटेजिकली जो आप लोगों ने चुना। अजीत सिंह साहब। बिल्कुल, आपको देख रहा हूँ, आपका सवाल जो है वो रणनीति से संबंधित है, तो मैं आपसे सहमत हूँ कि अगर रणनीति अच्छी नहीं है तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा, और सिर्फ जो लोगों के था, फौज के ऊपर जो दबाव था वो ये था कि हमें जल्दी से जल्दी ये जो इंट्रूजन है, लोग जो इन्फिल्ट्रेट कर गए, घुस गए अंदर, उनको वहां से जल्द निकालना है, क्योंकि जैसा बलोचिया साहब ने बताया कि वो जो रोड है जोजिला से कारगिल और आगे ले जी, वो हमारी लाइफ लाइन है। बिल्कुल। अब जो है वो मनाली की तरफ से भी रोड बहुत अच्छी तरीके से बन गई है, टनल वगैरह बन गई है, तो वो दूसरा एक फ्रंट हमने खोल दिया है और एक तीसरा फ्रंट और खुल रहा है, लेकिन उस टाइम ये एक ही था, और जो रसद वगैरह को इकट्ठा करने का पूरे साल के लिए जो समय था वो गिने चुने महीने थे, तो इसलिए हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम जल्द से ये कार्रवाई करें। तो कुछ एक हमलों में ऐसा महसूस हुआ कि बिना तैयारी भी हम लोगों को दुश्मन के खिलाफ जाना पड़ा, क्योंकि जितना हम ज्यादा समय लेंगे उसको ज्यादा मौका मिलेगा तैयारी का, और वो ज्यादा अपनी डिफेंसेस को सुदृढ़ कर लेगा, और एक बार बर्फ गिर जाए तो हमारे लिए फिर नामुमकिन हो जाता। तो दो स्ट्रेटजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कई बार समय का भी तकाजा होता है। और जहां तक कि बटालिक का सवाल है, तो उनके लिए सरप्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसा इलाका था, जो एक बोल टाइप का था, वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, बीच के अंदर वो जगह,
तो वहां पे सरप्राइज नाम की कोई चीज बची नहीं थी। दुश्मन को ये मालूम था कि ये फौज पहाड़ के नीचे आ गई है और वो हर हालत में हमला वो करेंगे, चाहे वो दिन में करे चाहे रात में करे, लेकिन वो करेंगे जरूर। तो जैसे हमारे जो अटैक के अंदर जब मेरे से ये पूछा गया कि आप राइट से जाओगे, लेफ्ट से जाओगे, पीछे से जाओगे, तो मैंने मेरे कमांडर को यही बोला कि मैं कहीं से नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल सामने से जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी मन में ठान ली है, मेरे ट्रूप्स ने जो है उन्होंने ठान ली है कि हमने दुश्मन को वहां से हटाना है, उनको नेस्तनाबूद करना है। तो सरप्राइज के कोई ज्यादा मायने नहीं बचे थे और जो भी दुश्मन ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करी उसके अंदर उस नुकसान को भोगते हुए हमारा जो तोपखाना था उनके द्वारा दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायरिंग हुई और हम लोग बिना सरप्राइज को ही ध्यान में रखते हुए हमने दुश्मन के ऊपर कब्जा किया। तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। ये जो कार्रवाई है ये हमने करनी थी। बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में, बालोटिया सर के पास में जाना चाहूंगा। कर्नल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कभी ऐसी पोजीशन भी बनी कि आज थोड़ी भी चूक हो सकती है तो बहुत मुश्किल हो सकती है हमारे सामने, या युद्ध की स्थितियां बदल सकती हैं? ना, वो तो जाहिर है कि ये चीज तो हमेशा ही रही है। जैसे मान लो अगर 4812 पर ही अटैक था, उसमें अगर रात भर में वो मिशन में कामयाबी नहीं मिलती है तो अगले दिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम ओपन में उनके सामने हैं, बिल्कुल उनके हथियारों के बिल्कुल निशाने में हैं। तो ये पूरी रात भर जो भी एफर्ट था वो यही था कि दिन सूरज उगने से पहले रात के अंधेरे में इस पोस्ट को कैप्चर कर लिया जाए। उसमें जो कितनी भी मुश्किलात सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर एक बार दिन हो गया, सूरज उग गया, तो उसके बाद में जाहिर है नुकसान भी ज्यादा होगा और फिर कितनी सफलता मिलती है वो भी डाउटफुल हो जाती है, क्योंकि दिन के चांद प्रकाश में तो वो तो डिफेंसेस में बैठे हैं, वो हमको नजर नहीं आ रहे हैं, वो डिफेंसेस के अंदर से फायर कर रहे हैं, लेकिन हम ओपन में हो जाएंगे और जो कि एक बहुत मुश्किलात वाली नौबत हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां इसी तरह की थी। सामने रोज और हर घड़ी हर पल एक मौत दिखाई देती थी, हर सैनिक को, हर अधिकारी को, जो भी वहां पे युद्ध लड़ रहे थे। उसकी वजह मैंने पहले ही कहा कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, आप ऊपर की ओर देखते भी हैं तो नजर नहीं आता, वो वहां से पूरी तरह से नीचे की एक्टिविटी को कैच कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे और बड़ी आसानी से देख पा रहे थे यहाँ कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैं जब वहां के लोगों से मिला द्रास में, तो लोगों ने बताया है कि बड़ी विषम स्थितियां थी और पूरा यहाँ पे रसद की बड़ी दिक्कत थी कि रसद कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां पे ऊपर जवान और पूरे बटालियन से हैं जो सारे ऊपर थी और नीचे से अगर सामान पहुंचा। ये मैं जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि एक इतना लंबा युद्ध लड़ना मई एंड से और 25 क्योंकि जुलाई को तय किया था, तो 20 जुलाई 22 जुलाई तक तो बिल्कुल सीधी एकदम से कहूं कि आमने सामने फायरिंग हो रही थी। रसद की एक बड़ी परेशानी होगी बालोटिया साहब, तो वो कैसे मैनेज होता था? ये काफी काबिले तारीफ है इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम, चाहे वो एएससी हो चाहे ऑर्डिनेंस हो। पहले 7 दिनों में, क्योंकि ये एक सरप्राइज सा था, सिचुएशन बहुत फ्लूइड थी, क्लियर नहीं थी, तो पहले 7 दिन से 10 दिन तक लॉजिस्टिक बहुत मुश्किल रहे, राशन भी मुश्किल रहा, अम्युनिशन पहुंचाना भी मुश्किल था। लेकिन 10 दिन के बाद में ये लगभग 50 दिन का वॉर बोला जाता है, 50 डे वॉर बोला जाता है, अंदाजन अराउंड 10 मई से स्टार्ट होकर जैसा कि आपने बताया 20-25 जुलाई तक था। तो इस 50 दिन के लड़ाई में, जंग में, अगर पहले 10 दिन को निकाल दिया जाए तो बाद में मैं एज ए बटालियन कमांडर मैं तो ये कह सकता हूं कि रसद बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो गया था, कोई कमी नहीं रही थी, अम्युनिशन, हथियार, गोले सब परफेक्ट थे, टाइम से पहुंच रहे थे। और जो हम तोपखाने की जो अगर हेल्प मांग रहे थे तो वो भी टाइमली आ रही थी और बताई हुई जगह आ रही थी। और यही शायद कारण है कि हम उनको इतनी डिफिकल्ट परिस्थितियां होते हुए उनको हरा सके और वो अपना कैप्चर्ड एरिया वापस अपना ले सके।
जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और निश्चित रूप से कारगिल के वो हर क्षण हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और एक मोटिवेशन होता है आज की पीढ़ी के लिए, बड़ा प्रेरणा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देखिए इस देश के, मुझे लगता है कि डीएनए में और रक्त में भी मातृभूमि के प्रति प्रेम आज से नहीं, चाहे वो कभी भी हमारे ऊपर अटैकर्स रहे हों या फिर अंग्रेजों का वक्त रहा हो, यहाँ उसी वक्त से मातृभूमि के प्रति आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एक प्रण था, क्या एक निष्ठा थी। मैं सिर्फ ये इस वजह से कह रहा हूँ, जब कारगिल वॉर चल रहा था उसी दौरान जब आर्मी की भर्तियां निकल रही थी तो ये माना जाता था कि पता नहीं सामने से बॉडी जा रही है सैनिकों की जो शहीद हुए हैं, उनकी पता नहीं पेरेंट्स क्या कहेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि कारगिल के ऐसे हालात हैं। सेना के ऑफिसर कहते हैं कि हम खुद लोग अचंभित थे कि कितनी संख्या में लोग, कई गुना भीड़ वहां पे पहुंची और बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे लोग। तो एक बड़ा, और आज के दिन के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उन तमाम शहीदों को जन टीवी के परिवार और दर्शकों की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, नमन। और चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, 25 साल पहले मैं न्यूज़पेपर में था, तब कविता उस वक्त किसी बच्ची ने लिखी थी और मैं आज प्रासंगिक है, मुझे बोलना चाहिए। उस वक्त जब युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी, चल रहा था लगातार, रोज केवल मैसेज यही आता है कि आज फलानी उस पे हिल पे हमने कब्जा कर लिया, आज इतने हताहत हो गए, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई, तमाम चीजों के बीच लिखा था कि चलते चलो जवानों तुम, थक ना जाना हे साई, देश तुम्हारे साथ है, जीत लोगे कारगिल। तो चलिए, मैं चलते चलते सभी को जय हिंद, और आज हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।